नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बीजेपी ने अब देश के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बदलते युवा वर्ग यानी कि जेन जी पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। वो युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर मुद्दे पर सवाल करता है, अपनी राय खुलकर रखता है और राजनीति को भी पुराने नजरिए से नहीं बल्कि नए सवालों और नई उम्मीदों के साथ देखता है, मुखरता से सवाल भी पूछता है। यही वजह है कि बीजेपी अब जेन जी के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सीधे संवाद की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अभी महासचिव बनी है बीजेपी की स्मृति ईरानी। नई टीम में नई जिम्मेदारी और पहली प्रायोरिटी कौन? जेन जी। अगले महीने से युवाओं के बीच संपर्क अभियान चलाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है, जिसमें जेन जी के मुद्दों, उनकी प्राथमिकताओं, उनकी चिंताओं और उनकी राजनीतिक सोच को समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या सोच रखता है आज का जेन जी। यानी बीजेपी का संदेश साफ है, युवा सिर्फ चुनाव के वक्त वोट देने वाला वर्ग नहीं है, बल्कि संगठन और राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण वर्ग है। और इसलिए पार्टी अब युवाओं तक सिर्फ भाषण पहुंचाने के बजाय उनकी बात सुनने और उनकी राय जानने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने से लेकर के युवाओं के बीच सीधे संवाद तक। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वन यूनिवर्सिटी में जा करके जेन जी से बात कीजिए, संवाद कीजिए। इधर उत्तर प्रदेश में भी जेन जी और जेन अल्फा को साधने के लिए नई पॉलिसी आ गई। यानी कि बीजेपी अपने संगठन को नई पीढ़ी के हिसाब से डालने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हम युवाओं को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा युवा हैं, देश का फायदा होगा इससे। लेकिन इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू है 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में अगले साल चुनावी मुकाबला होगा और इन चुनावों में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। युवा वोटर चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में बीजेपी का जेन जी कनेक्ट सिर्फ सामाजिक संवाद है या इसके पीछे 2027 की चुनावी तैयारी का रोड मैप है, बड़ा रोड मैप भी है, या अभी हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी और सतर्क हो गई है जेन जी को लेकर? यह सवाल तो है। यह सवाल अब सियासी बहस के केंद्र में है। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान के बाद संगठन के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें भी युवाओं की भागीदारी है। दिल्ली में होने वाली बैठकों में नई टीम का परिचय होगा। मोदी एट 25 कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा होगी और इसके बाद संगठन और चुनावी रणनीतियों पर मंथन होगा। तीसरी और सबसे अहम बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसमें जेन जी, महिलाओं के मुद्दे, सोशल मीडिया की रणनीति, संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के विस्तार से चर्चा हो सकती है। यानी बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर तैयारी कर रही है, कई मोर्चों पर। नई टीम, नया संगठन, नया रोड मैप, सोशल मीडिया पर नई रणनीति और अब जेन जी के बीच सीधा संवाद। तो क्या बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए अभी से नई पीढ़ी को अपने सियासी एजेंडे के केंद्र में लाने की रणनीति बना ली है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या जेन जी के सवालों को समझना बीजेपी की मजबूरी है, खास करके सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जंतर मंतर पर, या बदलती राजनीति को देखते हुए पार्टी की जरूरत? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आकर के वीडियो बनाते हैं तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी की दिशा किधर है, क्या बीजेपी सोच रही है।
क्या बीजेपी को यह युवा कनेक्ट सिर्फ चुनावी रणनीति है या संगठन को नई पीढ़ी के हिसाब से बदलने की गंभीर कोशिश? याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सबसे पहले सरकार बनी और वो सत्ता में आए, तब से ही उन्होंने कह दिया था कि जेनजी से संवाद करिए, लोगों से, युवाओं से संवाद कीजिए, और सभी नेताओं की महत्वता इससे तय होगी कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फ्रेंड्स हैं। ये तो तब से ही सोच है बीजेपी की। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जेएनजी बीजेपी के मिशन 2027 का नया सियासी गेम चेंजर बनने जा रहा है क्या? जेएनजी पर सबकी नजर है, राहुल गांधी से लेकर के बीजेपी की, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, उधर बहन जी हैं, सबकी नजर जेएनजी पर है। सभी ने इस मुद्दे पर बोला है, मुखरता से बोला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से इस पूरे विषय को ले रही है। जेएनजी तक पहुंच कैसे बढ़ानी है और बनानी है, उसको लेकर के एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, एक एसओपी तैयार कर ली गई है बीजेपी के भीतर। और इस एसओपी में कैसे युवाओं से संवाद करना है, उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाना है, कैसे जेएनजी से कनेक्ट करना है, सरकार की बातों को जेएनजी की भाषा में कैसे सुनना है, कैसे समझाना है, ये टीम अब तय करेगी। और यही है ब्लूप्रिंट बीजेपी का। तो आज हम पूछेंगे बहस में कि क्या जिस तरह से बीजेपी तैयार है, उस तरीके से उस पिच पर, उस ट्रैक पर सभी पार्टियां हैं क्या? कांग्रेस पार्टी भी है क्या? आइए मेहमानों से परिचय कराऊं। गेस्ट को लाइए जरा स्क्रीन पर, इसी विषय पर डिबेट करेंगे आज। हमारे साथ रामकुमार पाल जी हैं, लाइए गेस्ट को स्क्रीन पे। रामकुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकुमार पाल जी बीजेपी के प्रवक्ता, रामकुमार पाल जी का बहुत स्वागत। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, समर जी का बहुत स्वागत। नीरज महेरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा। पहले शुरुआत में नीरज महेरे जी से करूंगा क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है। एक तरफ आप देखिए ना, अभी जंतर मंतर पर एक और आंदोलन शुरू हो गया है आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण हटाओ आंदोलन, और उसमें भी जेएनजी है, उसमें भी सवर्ण जेएनजी हैं जो मांग कर रहे हैं कि भाई आरक्षण को हटाइए। आरक्षण के खिलाफ बिगुल फूंक चुका है जंतर मंतर पर। नीरज महेरे जी, मैं सिंपल और सरल सवाल यह पूछूं आपसे कि बीजेपी की ये तैयारी, सर आपको क्या लगता है, ये रणनीति है बीजेपी की जेएनजी तक पहुंचने की, या मजबूरी है, खास करके प्रोटेस्ट के बाद, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद? निश्चित रूप से युवाओं से हारी हुई सरकार, युवाओं से डरी हुई सरकार, आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद युवाओं के सामने सनम गच्छामी होने के लिए मजबूर हो रही है। और चूंकि किसी भी देश की हम बात करें, अपने की नहीं, किसी पूरी दुनिया में किसी भी देश के भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो युवा उस देश का भविष्य होता है। उसी तरह हमारे देश का भी भविष्य युवा ही है। दूसरी बड़ी बात, किसी ने खूब कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात। मुझे लगता है कि जो चीजें सड़क पे, जंतर मंतर पे दिखी, जो रांची में दिखी, जो लखनऊ में दिखी, या अन्य तमाम प्राइमरी स्कूलों में भी अब दिखाई देने लगी है। चाहे अल्फा कहिए, चाहे आप बीटा कहिए, अभी गामा भी आएगा। तमाम लोग सड़क पे आएंगे क्योंकि लोग जान गए हैं कि अब हमें अपनी चीजों का, अपने अधिकारों का, अपने हक का किस तरह से प्रयोग करना है और कैसे वो चीजें हम हासिल कर पाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए यह है कीर्तिमान जी कि करोड़ों रुपया टैक्स देती है जनता, देश की महापंचायत, देश की सबसे बड़ा संविधान का मंदिर, पार्लियामेंट में ही जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। कभी राष्ट्रगीत, कभी राष्ट्रगान और तमाम वंदे मातरम पे चर्चा होती है। ये चीजें भी जरूरी हैं,
लेकिन इस देश का युवा जो भविष्य है उसकी बात भी सुनी जाए, पेपर लीक पर भी बात की जाए, महंगाई पर भी बात की जाए, बेरोजगारी पर भी बात की जाए, नौजवान की बात की जाए, किसान की बात की जाए, पहलवान की बात की जाए। मुझे लगता है ये भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है और युवाओं को कितनी मेहनत के बाद तमाम चीजें हासिल होती हैं, कंपटीशन है, आरक्षण भी है और भी तमाम समस्या है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ये चीज जान गई है, जो 7 राज्यों में चुनाव है तो वहां बिना युवाओं के अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने पहले कहा, एक बार दोबारा से कहूंगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आपने मजबूरी बताया और आप कह रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये शब्दशः अक्षरशः हम कहें तो ये सही है, क्योंकि आंदोलनों की फहरिस्त में अगर हम देखें, चाहे मंडल आयोग के खिलाफ छात्र आंदोलन हो, आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन हो, असम आंदोलन हो, बिहार छात्र आंदोलन हो, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन हो, जब जब देश में बड़ा व्यापक बदलाव हुआ है तो इस देश का युवा क्रांति लेकर आया सड़कों पर, और उसी से दशा और दिशा इस देश की, चाहे जेपी आंदोलन हो, दिशा और दशा दोनों बदली है। अब मैं समर सिंह जी के पास जाऊं, उसके बाद मैं दोनों लोग का जवाब ले लूंगा रामकुमार पाल जी के पास जाकर के। समर जी, बीजेपी ने तो जेएनजी से कनेक्ट करने की पूरी एकदम ब्लूप्रिंट तैयार कर रखी है और जेएनजी से संवाद करने के लिए पूरा रूपरेखा तैयार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है जेएनजी को लेकर के, और अगर बीजेपी की तरफ से ये ब्लूप्रिंट तैयार है तो आपके पास भी है कोई, क्या जेएनजी से कैसे कनेक्ट करेंगे? जी देखिए, जेएनजी की जहां तक बात है, वो इस देश के भविष्य का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में इस देश की भागदौड़ जो है वो जेएनजीज और के ही पास में जाने वाली है। और जहां तक की बात है, जेएनजीज को भारतीय जनता पार्टी किस दृष्टि से देखती है हमें नहीं पता, लेकिन जो जंतर मंतर पर हुआ, जिस प्रकार की बर्बरता उन बच्चों के साथ में हुई, पैलेट्स गन पे उन पे वार हुआ, एक छोटी सी 14-15 वर्षीय नाबालिग बालिका से हाथ जोड़कर जो है माफी मांगनी पड़ी, जिससे बचपने में जो भी कहा उसको लेकर, और उसके बाद में उस बच्ची को रेप करने तक के और सामूहिक बलात्कार करने तक के जो है थ्रेट्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया। ये सब जनता देख रही है। एक चीज मैं समझ जी क्लियर कर दूं। समझ जी, आपने कहा बचपने में किया गया ना, वो बचपना नहीं है, प्लीज। तो एक काम कीजिए, सुनिए मेरी बात। वो बचपना नहीं है, लॉ की वो सुनिए। हाँ। मेरे मित्र, फिर एक काम कीजिए, हाँ। जो जुवेनाइल कोर्ट है उसको हटा दीजिए। फिर आप ही तय करने वाले हैं स्टूडियो में बैठकर कि कोई बच्चा भी ये, सुनिए मेरी बात को। अच्छा ये बताइए, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जो है हमारा, ठीक है मानता हूं, कहता है 18 वर्ष से कम बच्चे के द्वारा, अगर 18 वर्ष से कम बच्चे के द्वारा कोई अपराध कारित होता है तो उस अपराध के लिए उसको बड़ों जैसी शिकायत जो है सजा नहीं दी जा सकती है। उसे ये माना जाता है कि बचपना, या तो देश का जो कानून, समझ रुकिए ना, एंकर महोदय सच बोल रहे हैं, समझ रुकिए ना एक मिनट। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई बच्चा भी इस तरीके से सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री या देश के सिस्टम को गाली दे तो वो शोभा नहीं देता ना अच्छे समाज के लिए। नहीं, वो शोभा तो नहीं देता है, तो शोभा, लेकिन उसके पास में जुवेनाइल राइट है उस बच्चे के। तो राइट है क्या, गाली देने का राइट है क्या उसके पास? सुनिए मेरी बात, देखिए फिर इस प्रकार से ना एक तरफा बात नहीं होगी। नहीं, एक तरफा नहीं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा। एक कानून बना हुआ है, सुनिए, एक कानून बनाया हुआ है। आप आपके परिवार में भी छोटे बच्चे होंगे, उनके हाथों से कुछ छूट जाता होगा, तो क्या आप उनको बड़ों जैसे सजा देते होंगे? उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा ये बच्चे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा कि मैं माफ कर रहा हूं उन बच्चों को, हमारे बच्चे। वो अरे मोदी को माफी मांगना चाहिए देश के बच्चों से। वो कौन होता माफ करने वाले? कौन होते हैं माफ करने वाले? जो बच्चों पे लाठियां चला रहे हैं,
वो उल्टा मतलब हम किसी कोई अपराधी हैं, हम बच्चों पर अपराध कर रहे हैं और अब बच्चों को ही माफ कर रहे हैं। माफी तो अमित शाह को और मोदी जी को मांगनी चाहिए थी। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रदेश की जनता, देश का युवा, देश के अभिभावक, देश के शिक्षक, देश के जैन जी, देश के जैन अल्फा सब चीज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पद का, अपनी सत्ता में रहने का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है लगातार, किस प्रकार से दमन किया जा रहा है लोगों की आवाजों का, उनकी मांगों का। आप देखिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के अंदर बच्चे अपने स्कूलों की, जैन अल्फा बच्चे अपने स्कूलों की मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। और क्या चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी से जो व्हाट्सएपिया अंकल है, उन लोगों का मोह हो सकता है एक बार हो, लेकिन हम इस बात से आश्वस्त हैं कि जो जेनजी है, जेन मिलेनियल्स हैं और इसके अतिरिक्त आप जेन अल्फा है, वो तक समझ गए हैं कि कितने धूर्त लोगों की पार्टी है, कितने चोर लोगों की पार्टी है, कितने भ्रष्टाचारी लोगों की पार्टी है। जो 16 साल की बच्ची को सामूहिक बलात्कार करने का थ्रेट दे रही है, उनकी पार्टी है। वो देखते नहीं होंगे क्या किस प्रकार से सेंगर जो है, उन्नाव वाले सेंगर साहब एक पूरे परिवार के लोगों को मरवा देते हैं रेप के केस में बचने के लिए। ठीक है, वो देख नहीं रहे होंगे किस प्रकार। ठीक है समर जी, मैं जवाब ले लूं राम कुमार पाल जी से। अपराध किए जाते हैं, ठीक है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और ये बच्चे जो है ये अब इनको जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। ठीक है राम कुमार पाल जी, आपने ब्लूप्रिंट तो बना लिया। मैं यही कहूंगा कि किसी को भी गलत काम के लिए डिफेंड नहीं करना चाहिए। समर सिंह जी, आपसे भी कह रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, गलत शब्द, गलत वाणी अगर कोई किसी के लिए निकालता है, उसको डिफेंड करना गलत है, चाहे वो कोई भी हो। राम कुमार पाल जी, अब कांग्रेस पार्टी को आपने सुना, ये जो आपने ये जो मिशन चलाया है कि जेएनजी से कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? जी नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार, पैनलिस्ट को भी नमस्कार और हमारे जितने आपको कीर्तिमान जी। देखिए, कांग्रेसी होना भी एक देश में बहुत बड़ी बात है साहब। झूठ से शुरुआत की इन्होंने। रुचिका सिंह की छोटी बहन ने पहले बाइट दिया और जब शिकंजा कसा तो उसने कबूल किया कि मुझे मेरी बहन ने और मम्मी ने कहा था बाइट देने के लिए। मैं नाम ले रहा हूं उस लड़की का। तो ये झूठ उसी कन्या ने, अब उस कन्या के ऊपर जुवेनाइल कोर्ट सब कुछ बर्बाद करने की बात कर दी इन्होंने। और इनको दिल्ली का जेएनजी दिखता है, हमें तो देश के सारे युवा दिखते हैं, झारखंड के भी, कर्नाटक के भी, पंजाब के भी, केरल के भी। ये सभी दिखने चाहिए ना। युवा सिर्फ दिल्ली में थे क्या? युवाओं के लिए देश में क्या क्या किया गया है कि बीजेपी के द्वारा, इनके द्वारा नहीं कि रिजर्वेशन में लटका के रखे थे। मैं बताना चाहूंगा कीर्तिमान जी, विश्वविद्यालय 723 थे, 1300 बन गए। मेडिकल कॉलेज 387 से 780 बन गए। एमबीबीएस की सीटें 51 थी, 1,18,000 हो गई। और आईटीएम 16 थे, 23 बन गए। आईएम 13 थे, 21 बन गए। एम 7 थे, 22 बन गए। तो ये युवाओं के लिए किया, देश के युवाओं के लिए किया गया। ये पूरे देश में बना है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। और दिल्ली के अंदर नीरज जी ने कहा जो 2800 लोग चिन्हित किए गए हैं गंभीर अपराधों में, उनको भी ये युवा छात्र कहेंगे। सरकार ने तो कहा है कि अगर आप छात्र हैं, अपना आईडी दिखाइए, आप पर कोई केस नहीं होगी। जो प्रॉमिस किया उसको निभा रहे हैं, लेकिन उसके बदले हिंसा करने वालों को या बीजेपी के आरएसएस के गुंडा बोलने वालों को, उन गुंडों को ये लोग क्यों बचा रहे हैं? कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं, तो उसमें आप उनको क्यों बचा रहे हो भैया? क्या उन गुंडों को अरेस्ट नहीं होना चाहिए? और अभी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी है और ये कह रहे पायलट गन को आधिकारिक गन इन्हीं के सरकार में किया गया, जम्मू कश्मीर में यूज किया गया, 36 लोग मरे, उसमें 11 साल का बच्चा भी पायलट गन से मारा था। लेकिन उस समय वैसी राजनीति नहीं की गई जैसी आज राजनीति की जा रही है। गंदी राजनीति कर जा रही है। और पायलट गन कोई अनधिकृत हथियार नहीं है, अधिकृत हथियार है सरकार के मानने से। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, पुलिस से पूछ लीजिए, वैध हथियार क्या वैध हथियार? ये गंदी राजनीति हो रही है, नहीं चलेगा ज्यादा। समझ जी, गंदी राजनीति हो रही है, राम कुमार जी ये कह रहे हैं, और ये चलेगा नहीं। जी देखिए, पायलट गन
बेशक जो है वो लीगल वेपन है पुलिस के लिए, फोर्स के लिए, लेकिन उनको उपयोग करने की जो अनुमति सरकार देती है वो देती है उपद्रवियों के खिलाफ। अब आप बोल रहे चाहते हैं रामपाल जी की जो पत्थरबाजी करते थे जम्मू कश्मीर में उनके ऊपर भी नहीं चलना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो ये कहना चाहते हैं झारखंड में भी आपको जाना चाहिए। ये कहना चाहते हैं। देखिए, अवैध हथियार तो बोला भी नहीं गया। सुनिए, ना तो राहुल गांधी जी ने इसे अवैध हथियार कहा, ये कहा कि बच्चों के ऊपर इसका प्रयोग करना, जो बच्चे अपनी मांगों को रखना चाहते थे, वो एक जस्टिस चाहते थे किसी सिस्टम से, तो उनके ऊपर ही चलाना, उपद्रवी और आतंकवादियों जैसे व्यवहार करना गलत है। और उन पर किस व्यक्ति ने ये आदेश दिए कि पैलेट गन से हमला किया जाए? जितेंद्र सिंह और नड्डा जी कह रहे हैं कि चलाई नहीं पैलेट गन। बिल्कुल, लेकिन अब मीडिया के दोस्तों के पास में जो है वो वीडियोस हैं। या तो मीडिया, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो है नड्डा जी है वो सच कह रहे हैं। अब आपको तय करना है। नहीं, हमने तो जो तस्वीरें हैं वो दिखाई हैं आपको भी। नहीं, मैं तस्वीरों के ही माध्यम से, कल जो एफआईआर हुई है उसका जो बेस है कि नीली वर्दी वाला एक व्यक्ति चला रहा है, वो उसके अंदर ही जो वीडियोस दिए गए हैं, वीडियो साक्ष्य दिए गए हैं, उसी में आया है वो। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये राहुल गांधी जी ने जब 4 घंटे वहां पर बैठकर सरकार को नाको कानों चने चौवा दिए और नाक रगड़ के जो है एफआईआर करनी पड़ी, ये कल उस घटना का जो है विवरण मैं आपको दे रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से हुआ। दूसरी बात, पाल साहब कह रहे थे कि झारखंड के भी युवा हैं, बिहार के भी युवा तो है, बिल्कुल है। और उन्हीं युवाओं के लिए पत्र लिखकर सोरेन जी को, जो मुख्यमंत्री सोरेन जी को राहुल गांधी जी ने कहा कि आप जाइए। लेकिन सर लाठीचार्ज तो वहां भी हुआ ना समर जी। सुनिए, आप इत्मीनान सुनिए कि राहुल गांधी जी ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को रामकुमार पाल जी, वो लेटर सार्वजनिक किया गया। उसके अंदर लिखा था डेलीगेशन लेके जाइए, स्वयं जाइए, बच्चों की मांगों को सुनिए और उस पर उचित कार्य जो है कदम उठाइए और बच्चों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। उसके बाद आपने देखा जब वो आंदोलन झारखंड के अंदर खत्म हुआ तो राहुल गांधी जिंदाबाद नारे लगना चालू हुए। अगर आपने देखा हो तो रामकुमार जी, बात ये है, बात ये है, हमारे लिए इस प्रदेश का बच्चा जो है, बोलिए रामकुमार जी, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ठीक है समझ जी। रामकुमार, हमारा देश की धरोहर है, ठीक है, बात को मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी आपने समय लगा दिया समर सिंह जी, बहुत समय लगा दिया आप लोगों ने झारखंड में जेएनजी से संवाद करने के लिए, बहुत समय लगा दिया। अभी भी वहां का जेएनजी ये कह रहा है कि भाई सीबीआई जांच करवाओ तभी हम आंदोलन से हटेंगे। रामकुमार पाल जी बोलिए, जल्दी बोलिए। कीर्तिमान जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सारी मांगे मानी, झारखंड के मुख्यमंत्री ने, और जब कोर्ट में केस में अपने सॉलिसिटर को नहीं भेजा, फिर विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और फिर उस पर डंडा मारा। और राहुल जी तो वहां सरकार में है और उनके शिक्षा मंत्री इरफान जी कहते हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, और जबकि वहां पे वीडियो फुटेज है, पैसे मांगने की मांग है, कोर्ट ने इसको अप्रूव किया है, कोर्ट में तारीख में सॉलिसिटर नहीं भेजने। तो ये युवाओं के साथ धोखा नहीं है क्या? ये धोखाधड़ी की बात नहीं करते। और अभी पूना में होने वाला है छात्र आंदोलन, वहां पे 25 से 30 हजार की बातें कर रहे हैं देने लेने की, सोशल मीडिया पे वीडियोस है। मैं आप कहो तो मैं मोबाइल नंबर भी दे सकता हूं, मेरे पास नोट है, जो व्यक्ति फोन कर रहा है, और वहां भी धोखा दे रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि आप वहां जाइए, 3 क्लिप बनाइए और पब्लिक का फुटेज लीजिए, फिर 2 दिन के बाद आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो ये तरह की धोखेबाजी करके, पैसे के बल पे जनता जमा करके इस तरह के कार्य करते हैं। आप कहो तो मैं मोबाइल नंबर देता हूं आपको सर, आप उसको पूछ भी सकते हो, ऑनलाइन भी पूछ सकते हो कि कौन आया था मेरी बेटी को। हाँ, पुणे छोड़ दिया अभी तो अच्छा छोड़िए ना, अच्छा छोड़िए उसको, आप लगा लीजिएगा फोन, बाद में लगा लीजिएगा, लाइव चैनल पे कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि रिकॉर्डिंग झूठी, अगर हिम्मत है रामपाल, रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो में बाकायदा। अरे वीडियो ही बोल रहा हूँ मैं। अरे तो लगाइए ना फोन, चलिए छोड़ लगाइए फोन। अगर आप लगाइए, ये डिबेट आगे तभी होगी कि अब ये फोन लगा के नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इनका जो एजेंडा है ऐसे नहीं, आपको पंजाब नहीं दिख रहा, आपको झारखंड। अरे सुन लीजिए, हड़बड़ाइए मत, समर जी, हड़बड़ाइए मत, अरे हड़बड़ाइए मत। नहीं युवाओं का मत करो, इन्हीं युवा कैसे वोट लेना है? अरे इन्हीं युवाओं ने कहा है कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र
नहीं, ये शब्द ठीक नहीं। हम उनके साथ ये भाषा सही नहीं और समझ लेंगे। और हम मतलब आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। सारे चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के घर में हमने नहीं कहा, वो जेएनजी कह रहा है। नहीं, अगर इस तरीके से बोलेंगे समर सिंह जी तो वो भी आपको कई सम्मान समारोह देंगे, वो आपको फिर कई शब्दों से नवाज देंगे। वो अगर ये ऐसे शब्द नहीं, रुके एक मिनट, ऐसे की बात कर रहे हैं नहीं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, फिर आपको बुरा लगेगा। शब्द नहीं है, फिर आपको बुरा लगेगा। शब्द नहीं है। चलिए मेरे शब्द है ही नहीं महोदय। मैं नीरज जी को लाऊंगा। नीरज जी, मैं कहना चाहता हूं जेएनवी शब्द नहीं है, जेएनवी शब्द जेएनजी के हैं। ठीक है, युवाओं को राजनीति में घसीटना और युवा के अपने मूलभूत समस्या, ये दोनों अलग अलग चीज है। नीरज मेहरे जी, आप मानते हैं युवाओं के मुख्य मुद्दे जो हैं वो हल होने चाहिए, न कि उसमें राजनीति लानी चाहिए। किसी की भी सरकार हो और कोई भी आपदा में अवसर निकालना चाहता हो, उससे दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है कीर्तिमान जी, इतिहास जो हमारे देश का है उसको पढ़ के और उस पर काम करने और उस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। और चाहे जिस व्यक्ति की सरकार हो उसको इतिहास पढ़ना चाहिए, जानकारी करना चाहिए, उसके बाद देश के भविष्य के बारे में आगे और अच्छा सोचना चाहिए। मैं एक दो छोटे से उदाहरण दूंगा। 1973-74 में गुजरात में छात्रों का हॉस्टल में खाने का पैसा बढ़ा दिया गया, उसको लेकर छात्रों ने आंदोलन किया और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। यही नहीं रोका मामला, खराब शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 1974 में ही बिहार में आंदोलन हुआ। लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो है जयप्रकाश नारायण जी के साथ मिलकर आंदोलन किए और उसके बाद देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। यही नहीं, युवा कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई बुजुर्गों ने आंदोलन किया हो अपनी सरकार के खिलाफ, अपने हक के लिए, अपनी चीजों के लिए। 1990 में वीपी सिंह सरकार में ओबीसी 27% आरक्षण के खिलाफ भी आंदोलन हुआ। तमाम ऐसी चीजें रही कि जो युवाओं से सीख लेने की आवश्यकता है। इस सरकार ने, मैं दो चीजें बताऊंगा और दो गलतियां कही। 1965 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, जय जवान और जय किसान। आपने पहला काम क्या किया? देश के किसान से टकराए आप। देश की राजधानी में नहीं घुस पाया अन्नदाता, जिसको लगातार साढ़े बारह साल से आप कह रहे हैं, उस किसान अन्नदाता को आपने देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया और उसके बाद किसान डरे नहीं, डटे रहे और अंततोगत्वा आपको कानून को वापस लेना पड़ा। यही स्थिति आप जवानों के साथ आए, आप जंतर मंतर पे आए, चाहे रांची हो, चाहे देश के किसी भी कोने में छात्रों का आंदोलन हो, हर चीज में सरकार को झुकना ही पड़ा। तो जय जवान और जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, मुझे लगता है कि उसको सरकार को पढ़ लेना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कीर्तिमान जी, जिसने कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, उसी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और तमाम अफसरों को भी हटाना पड़ा। मुझे लगता है कि जिद बच्चे करते हैं, बुजुर्ग नहीं, और बुजुर्गों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी कीर्तिमान। नीरज जी, मैं बीच में नहीं टोकना चाहता था आपको, लेकिन नीरज जी आपने कहा कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वो खालिश छात्र प्रोटेस्ट नहीं था सर, उसमें कई लोग ऐसे थे जो आपदा में अवसर निकाल रहे थे सर। अराजकता हुई वहां पे, देश के खिलाफ, देश के सिस्टम के खिलाफ बोला गया, अभद्र अश्लील टिप्पणी की गई, वो छात्र तो कभी कर ही नहीं सकता था। तभी मैंने ये सवाल भी किया कि राजनीति को और छात्रों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। किसी भी मंच को मैं ये संबोधित करके कह सकता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। नीरज जी। कीर्तिमान जी, निश्चित रूप से जो शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के अन्य किसी भी राजनीतिक दल के सीनियर लीडर के लिए वहां प्रयोग किए गए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है और गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात, ये स्थिति आने क्यों दी गई, ये किस कारण से आई? जो काम आप 2 दिन में 3 दिन में कर सकते थे, उसका 15 दिन, 25 दिन और 27 दिन आपने क्यों? रामकुमार पाल जी, आप देर हो गए, बहुत देर हो गए। हाँ बोल लीजिए। क्या था कि इस आंदोलन को बढ़ने क्यों दिया सरकार ने? सिर्फ इसलिए बढ़ने दिया कि जब जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू हुआ तो देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा था, चढ़ावा चोरी वाला, वो टोटल मीडिया से लापता हो गया। 10, 12, 15 दिन मीडिया में नहीं दिखाया गया, केवल जंतर मंतर चला। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती थी कि ये इतना बड़ा बम फट जाएगा, ये गुब्बारा, और अंततोगत्वा फटा और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा मंत्री को।
क्या इस बात का अंदाजा था रामकुमार पाल जी आप लोगों को? ठीक है रामकुमार पाल जी, आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था क्या कि इतना बड़ा ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा? आप लोग ये सोच रहे थे कि ये नॉर्मल बस 2-4 लोग आएंगे, टपली बजाएंगे और चले जाएंगे, ऐसी सोच थी क्या आप लोगों की? इसीलिए आप लोगों ने देरी की? नहीं तो पहले ही मुद्दा बातचीत से के आधार पर सुलझ सकता था, छात्रों से आप बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझा सकते थे, लेकिन जेनजी से आपने संवाद नहीं किया, इस वजह से आंदोलन इतना आगे बढ़ गया। कीर्तिमान जी देखिए, आंदोलन करते की भी जवाबदेही होती है, उसका उदाहरण यही है दिल्ली और झारखंड। झारखंड में लेफ्ट के लोग गए थे वहां पे भी आजादी मांगने और गाली देने, लेकिन वहां के छात्रों ने उनको भगाया। वहां के छात्रों ने किसी पार्टी को मंच नहीं दिया, स्ट्रिक्टली मना था कि कोई भी हमारे राजनीतिक लोग हमारे मंच पे नहीं आएंगे, मदद करनी है तो आप मुख्यमंत्री को करिए। तो ये प्रोटोकॉल झारखंड के छात्रों ने माना, तो ये दिल्ली के छात्रों ने क्यों नहीं माना? और दिल्ली के छात्रों में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई कह रहे, नीरज भाई, अरे वहां पे हिंदू धर्म को नीचा दिखाया गया, 19 दिन भारत माता के खिलाफ बोला गया, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला गया। ये आप देखिए, पार्टी के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ तो लोग को वोट देते तो चोट लेंगे, उनको चोट देना सबका काम है, लेकिन धर्म विशेष और धर्म की बात करना क्या आपको ठीक लग रहा है? वो राजनीतिक लोग है, भारत माता राजनीतिक है। तो ये आपको नीरज जी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या क्या हुआ। और मोदी जी को गालियां दी गई, उसके साथ देश के एक वर्ग को, पर उस दूसरे वर्ग को अछूता रखना, उसका नाम तक नहीं लेना, खाली चोटी की बात करना, टोपी की बात नहीं करना। अच्छा नीरज जी कुछ कह रहे की नीति है, नीरज जी बोलिए। खाली चोटी की बात करना, टोपी की बात नहीं करना, ये दुर्व्यवहार है। रामकुमार पाल जी, रामकुमार जी, नीरज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। कांग्रेस कहीं नहीं है। अच्छा नीरज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। कीर्तिमान जी, जो बात आदरणीय रामपाल जी ने कही जी, मुझे लगता है कि ये स्थिति पहली चीज तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि हालात क्यों आए। दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे थे कि 2800 लोग ऐसे आए जो अपराधी थे। नहीं, मैं झारखंड और दिल्ली, नीरज जी प्लीज आंदोलनकर्ता का भी जवाबदेही होता है, जो झारखंड के छात्रों ने दिखाया, उन्होंने अपनी जवाबदेही जो अंतर आपकी आवाज बताइए। नहीं सुन लीजिए सर, ये हालात क्यों आए? आपकी एलआईयू, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस झारखंड में हालात क्यों आए नीरज जी? नहीं, ये इतना बदनाम हुई नहीं नीरज भाई, मेरे भाई इतने विद्यार्थी इतनी पत्थरबाजी भी नहीं की, मार खाया। तो झारखंड और ये समान है। अगर आपके नजर में दिल्ली और झारखंड समान है तो आप नीरज जी सही ये बात तो सही कह रहे हैं, एक तरफा हो जाएगा, सही और गलत के बीच अन्याय कर रहे हैं। निश्चित रूप से झारखंड देखिए, अन्ना आंदोलन भी हुआ था, अन्ना आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुए। अन्ना ने कहा था कोई राजनीतिक मेरे मंच पे नहीं आएगा, आंदोलन कहीं हुए। अन्ना आंदोलन में एक मिसाल है। आप एक चीज को बताइए कि आप उस धर्म और तमाम तरह की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक रामलला की राजनीति करते, राम मंदिर की राजनीति करते रहे। आपको धर्म दिखाई दे रहा है? तो नीरज भाई, मेरे बड़े भाई, धर्म राजनीति का विषय, मेरे बड़े भाई, धर्म आस्था का विषय, मेरे बड़े भाई, मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई, जो 28 वकील खड़े होते थे सुप्रीम कोर्ट में, वहां हलफनामा दिए जाता थे राम जी नहीं है, राम जी सदन में अवैध कहने वालों को आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलत कहा? सत्य कहा उन्होंने। सदन ने कानून बनाने की प्रक्रिया, सदन सही बात रखने की जगह उस जगह पे कहा गया कि अवैध है राम जी, वो आपको खराब नहीं लगा नीरज जी? मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से वो गलत है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पे। वो बंद कमरे में अदालत में बात चल रही थी। आप चाहिए हमारा दिया बंद कमरे में नहीं नीरज जी, मैं कहता हूं ओपन है, बात नहीं होनी चाहिए। ओपन कीजिए, हमको कमरे के अंदर की बात हम नहीं जानते, हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर गलत है तो कबूल, ठीक है, समझिए, गलत को, ठीक है, समझ जी को ये कर्म प्रधान, ठीक है रामकुमार पाल जी, ठीक है। समर सिंह जी, मैं वही प्रश्न फिर से आपके पास भी लाऊंगा जो मैंने नीरज जी से किया कि छात्रों को और जो युवा हैं उनको राजनीति में घसीटना उचित नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, उनके मुद्दे अलग हैं, लेकिन छात्रों को अगर आप राजनीति में लाते हैं तो फिर उनके मुद्दे मिक्स हो जाएंगे, फिर वो उनका भविष्य कहां जाएगा? जी देखिए, जहां तक की बात है राजनीति की, तो इस देश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो राजनीति से अछूता हो।
भले वो गैर राजनीतिक हो, लेकिन राजनीति का एक असर उनके मनोभाव पर, उनकी स्थिति पर पड़ता है। ये एक पॉलिटिकल साइंस का फंडा है। नहीं तो मूलभूत मुद्दों को आप राजनीति में नहीं मिला सकते हैं ना, जो उनकी परेशानियां हैं, हाँ, जो उनकी दिक्कतें हैं। इसलिए राहुल गांधी जी जो है जेनजी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के लोगों को उनके हालचाल पूछने के लिए पहुंचाया गया जंतर मंतर पर, लेकिन ना तो वहां पर आपको कांग्रेस का एक झंडा मिलेगा, ना वहां पर कांग्रेस का कोई नेता उस जनता की भीड़ के अंदर आपको दिखेगा। जितने भी नेता गए हैं वहां पर कटसी स्वरूप वहां जो सोनम वांगचुक है उनकी हालात देखने के लिए उनके, अरे कैसे कह सकते हैं समर जी, वहां पे आम आदमी पार्टी थी, वहां पे समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी पहन कर थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के लोग भी थे, कांग्रेस का प्रवक्ता, हाँ वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं कि मंच पर गए, उन्होंने सोनम वांगचुक जी के हालचाल पूछे, लेकिन किसी भी प्रकार के उपद्रव में, नारेबाजी में, छात्रों के साथ में, छात्रों तक से कोई संवाद नहीं करा, सिर्फ उनके हालचाल पूछे, वैसे के वैसे लौट कर आ गए। ठीक है, चूंकि सोनम जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इस देश के जाने माने व्यक्ति है, एक अच्छे साइंटिस्ट में नाम शुमार होता है। उन्होंने जो लद्दाख के लिए किया है, लद्दाख के लोगों के लिए किया है, जिस प्रकार से लद्दाख की समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं, एक वो जाने माने समाज सेवी हैं, तो उनसे इस नाते मिलने गए थे। लेकिन आपको झारखंड का अगर प्रोटेस्ट दिखाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हाथ में जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जा गए थे। ये और ये तो आप गुंडे थोड़ी कहेंगे आप। मेरे को एक साल का जवाब दीजिए। क्या आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एक भी कांग्रेस का झंडा दिखा? या और दूसरी बात आप ये बताइए कि क्या आपने झारखंड के प्रोटेस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवियों को नहीं देखा? दोनों में से हाँ या ना? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे भी लाई स्क्रीन पे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नहीं गए हो, अपने झंडे के साथ नहीं गए हो सीजेपी प्रोटेस्ट गए नहीं। हमने तो कहा कि हमें पता था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ में अगर वहां पर जाएंगे तो उसको ये सरकार पॉलिटिकल रंग दे देगी। वो बच्चों का आपके तो सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी वहां पर गए, लेकिन जब प्रश्न उठता है झारखंड में जाने का, जब प्रश्न उठ रहा है झारखंड में जाने का, तो वो प्रयागराज में जेएनजी से संवाद कर लेते हैं, लेकिन वो झारखंड नहीं जाते हैं। झारखंड तो भारत का हिस्सा है ना, पाकिस्तान में तो है नहीं। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको शायद जानकारी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन नेता जो हैं झारखंड के प्रोटेस्ट के अंदर छात्रों के साथ जाके खड़े हुए। एनएसयूआई ने, आप ही बता दीजिए, जो हमारा आईवाईसी है, यूथ कांग्रेस ने वहां पर भोजन बांटा है, सुनिएगा, ठीक है। और राहुल गांधी जी के ही कहने पर बड़े बड़े जो नेता थे झारखंड के, वो वहां पर छात्रों से मिलने के लिए गए, उनको समर्थन दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सुनिए, अरे राहुल गांधी क्यों नहीं गए? वैसे सुनिए, आप बताइए कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला, ये कितने दिन चला और राहुल गांधी जी कौन से दिन गए? वो भी 1 महीने के लगभग चला, ये भी चल ही रहा है 1 महीने से। राहुल गांधी जी कब गए? नहीं, राहुल गांधी जी कब गए? राहुल गांधी लास्ट में गए, अंतिम में, और यहाँ पर भी जाना चाहिए उनको अंत में। हाँ, अरे अब ये आपको तय कर नहीं सकते कितना लंबा चलेगा। नहीं, यहाँ पर भी जाना चाहिए। नोट चलता, अरे तो मतलब इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? तो देखिए, राहुल गांधी जी जब 25वें दिन वहां पर जाते हैं, ये तो प्रियंक खड़गे वाली बात हो गई ना। ये तो प्रियंक खड़गे वाली बात हो गई कि 25 दिन 1 मिनट समर जी, ये तो प्रियंक खड़गे वाली बात हो गई ना। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि 25 दिन तक अभी करने दीजिए आंदोलन, उसके बाद हम लाठीचार्ज करेंगे, उसके बाद सुनेंगे छात्रों का। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैरेटिव बिल्ड मत कीजिए। नैरेटिव बिल्ड, ये प्रियंक खड़गे का स्टेटमेंट है, ये प्रियंक खड़गे का स्टेटमेंट है। नहीं, प्रियंक खड़गे जी ने कुछ भी कहा हो, जो मुझे पता है, जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, कि वहां पर आंदोलन चला। आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर शुरुआत से ही कांग्रेस के कई नेता और वहां पर जो अनशन पे बैठे लोग थे उनसे मिलने के लिए गए, और वैसे ही वो सुर्खी नहीं बनी ना सर, समझिए, 2-4 दिन और चलता समझिए। राहुल गांधी जी वो सुर्खियों में, आप बताइए, रुकिए ना, राहुल गांधी जी ने समझिए, वो सुर्खियों में नहीं आई ना। वो जब तक राहुल गांधी नहीं जाएंगे, जो आपके सबसे
सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जब तक नहीं जाएंगे सुर्खियों में कैसे वो खबर आएगी? और दूसरी बात ये है, उनका जाना एक मैसेज देता, उनका जाना, रुकिए ना एक मिनट, उनका जाना एक मैसेज देता कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की सहानुभूति, हम छात्रों की सहानुभूति के साथ हमारी सहानुभूति है, वो मैसेज जाता, वो मैसेज, और आप लोगों के लिए फायदा होता। बिलीव मी, आप लोग, आपके लिए फायदा होता। मेरे दोस्त, आप तय नहीं करेंगे कि मैसेज कैसे जाएगा। हमने पत्र लिखा, पत्र देखा आपने, पढ़ा आपने पत्र को? मैं तो कह रहा हूं आपके लिए फायदा हो, आपके लिए फायदा होता, राहुल गांधी चले जाते तो। आप बोले, आप सुनिए, फिर ये वही बात हो गई ना, हम यहाँ पर कंपैरिजन और रीजनिंग करने नहीं बैठे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपके लिए फायदा हो जाता राहुल गांधी अगर चले जाते। सुन लीजिए, नहीं, फायदा नुकसान के लिए राहुल गांधी जी ने पहले कहा है कि जो है हम एक क्या 100 चुनाव हार जाए लेकिन हिंदू मुसलमान करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर उनको चुनाव में फायदा लेना होता तो इस प्रकार से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिस प्रकार से धूर्त राजनीतिक पार्टियां। दिल पे हाथ रख के बताइएगा समर जी, दिल पे हाथ रख के बताइए समर जी, प्रयागराज तक चार्टर प्लेन उनका जाता है, झारखंड में नहीं जा सकते थे जैन जी से संवाद करने, वहां पर भी तो युवा, वहां पर भी तो युवा मांग कर रहे थे। अब आप तो ये तय नहीं करेंगे ना कि राहुल जी कहां जाएंगे, कब जाएंगे, कौन तय करेगा, कौन तय करेगा? उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ना, तो आप भी ये तय नहीं करेंगे ना कि उस पर प्रश्न उठाएं। देखिए, आप देखिए किस प्रकार से आप बहस कर रहे हो, आप भी थोड़ा सा समझिए कि आप क्या इररिजनेबल क्वेश्चन। नहीं, इररिजनेबल नहीं है, आप जाके बोले लॉजिक नहीं है, इसमें लॉजिक है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं मूलभूत सवाल कि प्रयागराज जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं लेकिन झारखंड नहीं जा सकते हैं, ये लॉजिक है। आपको क्या, नहीं, ये मुझे ये बेतुका सा लॉजिक है। फिर आप बोलेंगे कि वो व्हाइट शर्ट पहन के, मतलब आप तय करेंगे कि कौन बेतुका सवाल और जवाब करेगा, रात में क्यों नहीं गए, ये इस प्रकार ये रीजनिंग नहीं होती मेरे दोस्त, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अरे 22-23 दिन 28 दिन से छात्र बैठे हुए हैं, 28 दिन में रात में नहीं गए, वेज क्यों खाया, नॉन वेज क्यों नहीं खाया, कोक क्यों पिया, ये आप लोग करते हैं। राम कुमार पाल जी बोलिए, राम कुमार पाल जी को लाइए जरा, कैसे कर सकता है? राम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए जरा। ये आपके समझ से इलॉजिकल होगा समर जी, लेकिन ये इलॉजिकल नहीं है, देश का युवा सब देखता है। इस पर सवाल आप लोगों के ऊपर उठाइए, इस पर सवाल उठाए आप लोग। मोदी को और अमित शाह को देखा, इस पर सवाल वो देखा है, वो देखा है। मेरी बात सुनिए, फिर सुन लीजिए। वो देश का युवा आपको भी देख रहा है, कांग्रेस को भी देख रहा है, बीजेपी को भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है। मोदी जी झारखंड क्यों नहीं? अरे देश, एक मिनट रुके समर जी, बहुत अच्छी चीज आपने कही। समर जी बहुत अच्छी चीज आपने कही। समर जी एक मिनट, बहुत अच्छी चीज आपने कही। समर जी, देश का युवा देख रहा है, एक मिनट रुके ना समर जी, देश का युवा देख रहा है, मोदी जी को नहीं देख रहा है, देश का युवा देख रहा है, राहुल गांधी को देख रहा है, नरेंद्र मोदी जी को भी देख रहा है, राहुल गांधी जी को भी देख रहा है। अब तभी नरेंद्र मोदी जी को इंस्टाग्राम पर आना पड़ा। आप सोचिए, एक साथ 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो बनाना पड़ा। इंस्टाग्राम, झारखंड क्यों नहीं गए? अब राम कुमार पाल जी बताइए, अब नरेंद्र मोदी, I will make you taste your own medicine मेरे दोस्त। ठीक है, बताइए कि ठीक है, अब राम वो क्यों नहीं गए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राम कुमार पाल जी क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री को जाना चाहिए ना वहां पे। प्रधानमंत्री केंद्र का एक अस्तित्व है, राज्य का एक अस्तित्व है, और उस अरे राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है। सब सुन लो, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, आपकी झूठ सच सब सुनी गई है। गली मोहल्ले के, पंचायत के, हमारी बात सुनिए, वार्ड के चुनाव में आपके बातों से चुनाव के अंदर प्रचार करते चले जाते हैं। कीर्तिमान जी वो एक बड़े व्यक्ति है, वो ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं समझ जी, आपके बीच में हमें जवाब देने दीजिए। बोल लीजिए बोलिए। अभी देखिए, इनके एक पवन खेड़ा गए थे, उसके अलावा वहां राहुल जी तो गए नहीं, तो देश भर में किस युवा की बात कर रहे हैं वो, वहां किस युवा की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अभी पवन खेड़ा गए थे, उसके बाद ये झारखंड गए नहीं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि मोदी जी है ना, मोदी जी सवाल के जवाब दे रहे हैं, आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे कैसे गाड़ी में 3 गाड़ियों में धूम धमाके भागे मोदी जी, डिस्टर्ब करने से बाहर धूम धमाके भागे। डिस्टर्ब मत कीजिए, देखिए कीर्तिमान जी, सोनम भाई साहब सुनिए, ऐसे नहीं, सुन लीजिए। सोनम वांगचुक की बात कर रहे थे भाई साहब ये, कीर्तिमान जी, हाँ बोलिए। तो इन्हीं के नेता कार्तिक चिदंबरम कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने जो अनशन किया वो तो बच्चों के लिए नहीं था। कौन है कार्तिक चिदंबरम? सबसे बड़े धनी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जो 24 साल से कांग्रेस का
मैनिफेस्टो निकालते, उनके बेटे ने कहा ये झूठ है। वहीं खड़गे के बेटे कह रहे 25 साल 25 दिन आप करिए, फिर हम 26वें दिन सोचेंगे लाठीचार्ज करके। वही पंजाब मुझे तो याद है सोनम वांगचुक का आपने नाम लिया, रामकुमार जी। और एक बात और कहना चाहूंगा पेपर लीक के बारे में। हमारी एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता है प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी आरएसएस की कार्यकर्ता, वो कहती है कि राजस्थान में 17 पेपर लीक किए। गहलोत जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये देश भर का मसला है। वो आरएसएस की कार्यकर्ता के झूठ बोल रही थी प्रियंका गांधी। तो ये सब चीजें हैं सदन के अंदर। अखिलेश जी ने पेपर लीक के बारे में सब सदन में आवाज उठाया, तो उस वही जगह पे सदन में अनुराग ठाकुर ने 2012 से 2017 हर पेपर लीक का जवाब दिया। ये तो भाग गए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अमित शाह सदन में नहीं आए। राहुल जी कहते अमित शाह सदन में नहीं आए, अमित शाह सदन में नहीं आए, और फिर बोलते आए तो साथ साथ गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो इनका क्या रहता है कि सवाल भी इन्हीं का, जवाब भी इनका, क्योंकि ये राजा लोग हैं, ये देश के मालिक हैं, 70 साल राज किए हैं, और हम लोग तो सेवक लोग हैं। हमें तो डर लगता है अगर हमने सही सेवा नहीं की तो जनता बाहर कर देगी। ये राजा लोग हैं, इनको सब सुनना पड़ेगा देश के लोगों को। सोने के चम्मच वाले हैं, ये टोपी वाले हैं, चोटी वाले नहीं है। ये टोपी चोटी में अंतर करते हैं, और उसको संविधान में अंतर किया इन्होंने। संविधान में इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या 1937 के अधिवेशन में वो कानून जो छाट किया था वो क्या सदन था? देश ही 1947 में आजाद हुआ, और 1937 का लोग निकाल रहे हैं कि हम वो वंदे मातरम गाएंगे। 1896 से लेकर 1937 तक 40 साल हर नेता ने पूर्ण गायन गाया वंदे मातरम, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, सबने गाया। 40 साल आपको पूरा नहीं लगा? अरे 20 दिन एक जीतना, जो आजादी से पहले सवाल उठाया 20 दिन में सरेंडर हो गए, और आजादी के बाद भी सरेंडर रहे। ठीक है, वो विषयांतर 2054 में समर सिंह जी जनवरी में, ठीक है, तो क्या था? तो ये 1937 का आपका अधिवेशन, ठीक है, रामकुमार पाल जी, पार्टी का होता है, वो देश का कानून नहीं होगा। रामकुमार जी ठीक है, समर सिंह जी, श्रोताओं, ठीक है, इंडिया अपडेट के श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि झूठों को ओपन करना चाहिए। 1947 है कि 1937 है, ये सवाल देश पूछ रहा है, और देश ठीक है। समर सिंह जी, समर जी बताइए, जवाब दीजिए। और दूसरी बात ये है कि आपने सोनम वांगचुक का नाम ले लिया। मैं तो कहूंगा, एक मिनट रुक, एक सवाल तो सुन लीजिए। सोनम वांगचुक का जब तक आंदोलन था, जब तक वो प्रोटेस्ट पे थे, तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद जो वो डायनामिक शिफ्ट हुआ आंदोलन का, वो बहुत देश का कोई भी सभ्य व्यक्ति, देश का कोई भी सभ्य व्यक्ति उसको सही नहीं कहेगा। जब तक सोनम वांगचुक सही थे, जब तक सोनम वांगचुक थे, तब तक वो लग रहा था कि छात्रों का आंदोलन है। नहीं, अब क्या डायनामिक क्या शिफ्ट हुआ? अब दबा सोनम वांगचुक जी को जो है बल द्वारा उठा के ले जाया गया, और अस्पताल में भर्ती किया गया, जबरदस्ती फीडिंग की गई। कीर्तिमान जी, फिर देखिए बीच में कार्तिक चिदम्बरम समर जी से सवाल पूछिए, बड़ा अरे उनका नाम कार्तिक चिदम्बरम है। हाँ, वही उनका जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए समझ जी। उनका देखिए, मैं कार्तिक जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता। कांग्रेस के ही है कार्तिक जी, सुन तो लीजिए, सांसद है साहब, सुन लीजिए मैनिफेस्टो जो 25 साल से नियुक्त है, उनके पुत्र है वो। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। फिर आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग तिरंगे को, उसमें 3 रंग है, 3 रंग अपशगुन के होते हैं, और हम उसको कभी अपना झंडा नहीं मानेंगे, कहां पहुंच जा रहे हैं, इस प्रकार की बात करते। अरे आपकी किताबों में लिखा, सुनो, झूठ है, आपने ऑर्डर किया है। अरे ऑर्डर किया था, अब देखिए सब कुछ मैं तो कह रहा हूँ, सब झूठ कह रहे हो आप देश को, झूठ ना परोसो, सत्य परोसो। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में सरकार भी नहीं बनाई थी, पूछ लीजिए, बनाई थी? नहीं बनाई थी, बताइए नहीं बनाई, देख लीजिए, नहीं बनाई थी। सत्य बात करिए। थे तो आपके ही चोर पूर्वज नहीं, उस समय किस पार्टी में थे? वो किस पार्टी में थे जब सरकार बनाई? और आज भी आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार केरल में है साहब। आज टुडे मतलब मुखर्जी भी आप आज मुस्लिम सिंह केरल में बच्चों को घास और पट्टी खिला रही। आज क्या बात कर रहे हो? तभी वो घास मिट्टी खाकर भी देश के सबसे लिटरेट है, अन्याय कर रही है हमारे बच्चों, और ये गोबर खाकर भी, गोमूत्र और गोबर खाकर भी समझदार नहीं हो पाए। 2026 देखिए,
बोलिए बोलिए एंकर महोदय, समर सिंह जी व्हाट्सएप बोलिए। के ज्ञान और इनके व्हाट्सएप के ज्ञान और हमारी किताब के ज्ञान का मुकाबला नहीं हो सकता है। ये बात तो आपको समझनी होगी। टोपी वाली किताब में तो अंतर होगा। आप जवाब दीजिए ना, टोपी वाली किताब तो आपकी आप थी। जवाब दीजिए। सारे वोट क्यों दिए टोपी वाले? अरे ठीक है, जवाब दीजिए आप, समझिए जवाब दीजिए। क्यों नहीं दिए आप समझिए। एक सवाल मेरा, एक ही सवाल। राम कुमार जी रुकिए, अब आप जवाब तो ले लीजिए। देश के अंदर मुस्लिम लोग या अल्पसंख्यक है, उनके सारे वोट उन्हीं को मिलना चाहिए। नहीं, दूसरे समझिए जवाब जल्दी से, बिल्कुल है, जल्दी से। नहीं, अल्पसंख्यक। चलिए ठीक है, मैं नीरज जी को लाऊंगा, मैं नीरज जी को लास्ट कमेंट लूंगा, मैं अब वाइंड अप करूंगा। नीरज जी बोलिए, नीरज जी बोलिए। मुसलमान जो है वो अकेला कुमार जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई ने उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है तो आपकी हैसियत हो तो जाति जनगणना कराइए, रिजल्ट आपके सामने होगा। नहीं है अल्पसंख्यक मुस्लिम, प्लीज सुन लीजिए। दूसरी जनसंख्या है, सिख है, जैन है, पारसी है, आदिवासी है। भाई दूसरे की भी सुनिए, आप इतने बुजुर्ग आदमी है, डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल होता है एक डिबेट का। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है तो कराइए जाति जनगणना, है हैसियत आपकी, सरकार आपकी है, 12 साल हो गई। दूसरी लगातार जो बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि आसमां ओढ़ के सोए खुले मैदान में, आसमां ओढ़ के सोए खुले मैदान में अपनी यह छत किसी दीवार की मोहताज नहीं। इस देश के युवाओं ने सरकार को बता दिया है, सरकार के साथ साथ सारे राजनीतिक दलों को मजबूर होकर उन युवाओं की। राम कुमार जी एक छोटा जवाब दीजिए। नीरज जी, राम कुमार जी एक छोटा, हम भी नहीं है, आप भी काफिर है। जो इस जगह पे लिखा है, हम भी काफिर में आएंगे, नीरज भी आएंगे, कीर्तिमान भी आएंगे, समर भी आएंगे। ये भी जेहन में रखना, ये भी जेहन में रखना नीरज जी। ये लाइनें आने वाली पीढ़ियां पूछेगी काफिर बन के जिया। चलिए ठीक है, समर सिंह जी, काफिर पे सवाल का जवाब। समर जी आइए, जल्दी आइए, बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं वाइंड अप करूंगा, जल्दी। नहीं, बिल्कुल, जहां तक का मुद्दा है आज का कि जेनजी जो है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो करे, हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस उन्हें इस देश के भविष्य के रूप में देख रही है। वो सिर्फ एक वोटर है, हाँ। वो इस देश के भविष्य है। वो बच्चे जो है जिनके कंधों पर इस देश की प्रगति आने वाले समय पर निर्भर करेगी और वही तय करेंगे कि देश का जो मुस्तकबिल है, देश का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। और हम उनको अभी से ही शुभकामना देना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो पढ़े, हम चाहते हैं कि वो सच्चाई के रास्ते पे चले, हम चाहते हैं कि वो भाईचारे के रास्ते पे चले, हम चाहते हैं वो प्रगतिशील सोच रखे, हम चाहते हैं वो वैज्ञानिक सोच रखे, हम चाहते हैं कि वो हर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके तरफ से बेहतर कर सकते हैं वो करें। राम कुमार पाल जी, आप क्या चाहते हैं? छोटा कमेंट दीजिएगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। राम कुमार पाल जी, आप क्या चाहते हैं? जल्दी से छोटा सा कमेंट, उसके बाद हम तो ये चाहते हैं, अगर हमारे नेता चुन के जनता ने दिया है तो जनता जनार्दन मालिक है, उनकी हर समस्याओं में खड़ा होना ये जनता का नेताओं का काम है। अगर आप नहीं जाओगे, आप वार्ड में नहीं जाओगे, आप वहां नहीं जाओगे तो आपको जनता भगा देगी, जनता भगा देगी। इसके लिए जनता के टच में रहना, जनता के नजदीक रहना, चलिए ठीक है, जनता का सेवक कहलाता है। ठीक है, और जनता का मालिक राम कुमार पाल जी, नीरज महिरे जी, समर सिंह जी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बात रखी सर। लेकिन नितिन नवीन की नवीन टीम में जेएनजी पर फोकस ये क्या कहता है? रणनीति है या मजबूरी है? ये तो जेएनजी और युवा जानेगा आने वाले समय में। और हर पार्टी जेएनजी को साधने की अलग अलग जो कोशिशें कर रही हैं वो भी देश का युवा समझ रहा है, जान रहा है। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शब्दों में अगर हम कहें कि इस देश का युवा मुखर होकर के प्रश्न करना समझ गया है और उसी मुखरता से उसको उत्तर भी चाहिए। ये सभी पार्टियां कान खोलकर सुन लें डबल हिंदी में। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत।